हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम के लिए आज से आपकी पंचायती राज व्यवस्था की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन काल में और मध्यकाल में जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था थी उसके बारे में बिल्कुल डिटेल रूप से पढ़ेंगे, जिससे आपके एग्जाम में किसी भी लेवल का किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर इस तरह की क्लास आपको नहीं देखने को मिलेगी। जब पूरा आप वीडियो देखेंगे तब आपको पूरा यहाँ पर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो हमने यहाँ पर चैप्टर लिया हुआ है उसी के बारे में विस्तृत लेवल से पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। आने वाले जो चैप्टर होंगे, आने वाले जो टॉपिक होंगे, उसमें पूरा आपका पंचायती राज से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सब आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपका पहला चैप्टर है, इसको चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था, ये आज का आपका चैप्टर पहला है, जिसमें हम लोग प्राचीन काल और मध्यकाल के में पढ़ेंगे जो भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था थी। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत गांवों का देश है। भारत की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है। प्राचीन काल से ही भारत के प्रत्येक गांव में पंचायती राज चलता आ रहा है। तो दोस्तों, ये अभी ऐसा नहीं कि संविधान में जब आपका संशोधन हुआ, जो आपका 73वां संशोधन हुआ, उसी के जरिए उसको जोड़ा गया है, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से ही आपकी पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर रही है भारत में। देखिए, यहाँ पर पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है और भारत में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना कोई नई नहीं है। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक ग्रामीण समुदायों ने इस व्यवस्था को जीवंत बनाए रखा है। यानी कि ये जो व्यवस्था आपकी पंचायती राज मुख्य रूप से गांव को क्या करती है, यहाँ पर इंडेक्स करती है, संदर्भित करती है। इस समय काल में कई साम्राज्य बने और ध्वस्त हुए। यानी कि प्राचीन काल से लेकर, वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक कई आपके क्या हो गए, साम्राज्य बने और ध्वस्त हुए। लेकिन ग्रामीण समुदायों ने अपनी पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व एवं भावना को सदैव कायम रखा। तो ये यहाँ पर आपकी एक प्रकार से बेसिक नॉलेज आप यहाँ पर जान गए कि जो इसका इतिहास रहा है पंचायती राज का, वो कितना पुराना रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है क्या, इसको जान लेते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसमें नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन जो होता है करने के साथ साथ वित्तीय व राजनीतिक अधिकार भी पंचायतों को सौंप दिए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर पंचायतों को जो अधिकार यहाँ पर दे दिया जाता है वही आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और ये आपका स्थानीय स्वशासन का एक प्रकार भी है और एक प्रकार से ये क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। जैसे ऊपर आपका केंद्र सरकार है, उसके बाद आपकी राज्य सरकार आती है। तो राज्य सरकार क्या करती है, गांव में पंचायती राज व्यवस्था अपना लागू कर देती है, जिससे क्या होगी, वहां के लोग वहीं पर अपनी चीजें निपटाएं, अपनी जो भी समस्याएं हैं वहीं पर सॉल्व करें। हमने एक डेमो क्लास आपको ले दिया था, वहां पर हमने चीजें यहां पर क्लियर की थी कि किस तरह आपका विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण उसमें होता है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य शासन की जिम्मेदारी को केवल केंद्रीय सत्ता के हाथों में न रखकर, अब केंद्रीय सत्ता क्या है, जो राज्य सरकार मान लीजिए एक राज्य की पूरे ऊपर की जो सरकार होती है केंद्र में, वो आपकी केंद्रीय होती है। और जैसे आपका केंद्र सरकार भारत के लिए होती है, वो आपकी एक सरकार है तो वो केंद्र में है, यानी वहीं से पूरा संचालन हो रहा है। तो इस प्रकार से उसको केंद्रीय सत्ता के हाथों में ना देकर उसको स्थानीय स्तरों पर दे देना, यही आपका स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उन्हें अपने अधिकारों व शासन की व्यवस्था के प्रति जागरूक करना है। तो ये यहाँ पर मुख्य रूप से इसका ये उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आपका आता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो लोकतंत्र का मूल आधार नागरिक होते हैं। नागरिकों को शासन व्यवस्था की प्रक्रिया में शामिल करना व सत्ता को उच्च स्तर से स्थानीय स्तर की ओर हस्तांतरित करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों पर हुई। यानी कि ये आपकी यदि बात की जाए आधुनिक भारत में संविधान में जो आपका पंचायती राज व्यवस्था की गई है, तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई थी वो बलवंत राय मेहता समितियों के बारे में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, उसी में सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी, या उन्होंने अपनी क्या की थी, वहां पर राय दी थी। तो ये क्वेश्चन, इसको केवल आप ध्यान में रखिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहां पर या किस समिति में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पंचायत। अब यहाँ पे देखिए, पंचायत का क्या अर्थ होता है। तो जो पंचायत है वो संस्कृत भाषा का जो शब्द है पंचायतन से बना है, जिसका अर्थ होता है 5 व्यक्तियों का समूह। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास जो आपका यहाँ पर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल में देखेंगे। प्राचीन काल के अंतर्गत हम लोग वैदिक काल में पंचायती राज को देखेंगे। एक एक चीज ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। तो क्योंकि इसमें हमने काफी डिटेल में पढ़ाया है, कोई भी चीज यहाँ पर छूटा नहीं है। यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे और कहीं भी आपको ये चीज पढ़ने या
देखने को नहीं मिलेगी जो चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य है एक आध्यात्मिक व्यक्ति को मिलाकर 5 व्यक्तियों का समूह। यानी कि इसमें जो 5 व्यक्ति होते हैं उनमें से एक आपका क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन समूहों को एक आध्यात्मिक व्यक्ति को स्थान देने की अवधारणा समाप्त हो गई। बाद में क्या हुआ कि जो 5 लोग होते थे उसमें कोई आध्यात्मिक व्यक्ति फिर नहीं रहने लगा, केवल 5 वहां पर पंचजन होते थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वैदिक युग में स्थानीय स्वशासन इकाइयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपकी सभा है, समिति है, विदत है। ये एक प्रकार से स्थानीय स्वशासन होती थी जो गांव में वर्ग थी, अलग संस्था होती थी, समिति अलग संस्था होती थी, जो विदत थी वो अलग संस्था होती थी। जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें वैदिक काल पढ़ेंगे तो इनको डिटेल रूप में उसमें आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ जानकारी दी है जो आपके लिए पंचायती राज, ये स्थानीय स्तर पर मौजूद लोकतांत्रिक निकाय या संस्थाएं थी। राजा को कुछ कार्य करने के लिए इन संस्थाओं या निकायों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक थी। यानी कि ये राजा को एक प्रकार से क्या करती थी, सहायता करती थी या राजा के लिए वर्क करती थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस काल में गांव का प्रबंध गांव के मुखिया द्वारा होता था, जिसे ग्रामीणी कहा जाता था। गांव की चौपाल पर बैठकर विमर्श हुआ करता था। चौपाल पर जो भी सभा होती थी उसमें सभी स्थानीय नागरिक भाग में ग्रामीण लिए कर्मचारी जो उत्तरदायी होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। ध्यान रखिए जैसे यहाँ पर ग्रामीणी है वैसे वहां पर ग्रामिक था मनुस्मृति के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए का प्रमुख कार्य लोगों से करों की वसूली करना था। यानी कि ये जो ग्रामिक था, यहाँ पर ग्रामीण लिखा है, ये ग्रामिक हो गया। यहाँ पर जो ग्रामिक था उसका मुख्य कार्य यहाँ पर क्या था, जो गांव के लोग होते थे उनसे करों की वसूली करता था। इसके साथ साथ ग्रामिक राजा के लिए विभिन्न सामाजिक परंपराओं का पालन करना जरूरी था। इसके आधार पर ही विभिन्न वर्गों के लिए अपने नियम बनाने का अधिकार होता था। सीधे सीधे आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा कि मनुस्मृति में ग्रामीण शासन के लिए जो उत्तरदायी कर्मचारी था वो कौन था, तो वो ग्रामिक था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सभा समिति और विदत के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभा और समिति जो थी, ये जो 2 संस्थाएं थी, ये मुख्य रूप से राजा के लिए वर्क करती थी, राजा की सहायता के लिए थी। सभा जो थी, सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। इसमें साधारण विषयों को देखा जाता था। इसमें स्त्रियों का भी प्रवेश था, यानी कि स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जाता था। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कौन सी संस्था में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जाता था। इसके बाद समिति आपकी आती है। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ये सार्वजनिक विषय होती निर्मित एक केंद्रीय प्रशासकीय संस्था थी। यानी कभी भी क्वेश्चन आपका आएगा कि केंद्रीय प्रशासनिक संस्था कौन थी, सभा समिति और विदत में, तो आपकी समिति थी। इसके अलावा समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य होता था राजा का चुनाव करना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है। कभी भी क्वेश्चन आपका आएगा कि सभा समिति और विदत में राजा का चुनाव कौन करता था, तो आपकी समिति होती थी। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था, ध्यान रखिएगा। विदत उसके बाद आती है। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। अब ये देखिए विदत जो थी ये सबसे प्राचीन संस्था थी। सभा और समिति बाद में बनी है, विदत शुरू में आपकी बन गई थी। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिसका उल्लेख हुआ वो विदत का ही उल्लेख हुआ है। विदत में भी स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी स्त्रियों का प्रवेश दिया गया है। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्य जो होते थे वो विदत में ही होते थे, विदत द्वारा वो कराए जाते थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब महाकाव्य युग में पंचायती राज को देखते हैं। वहां पर क्या आपकी व्यवस्था की गई थी। महाकाव्य यानी कि रामायण और महाभारत काल में पंचायती राज के बारे में क्या कहा गया, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर रामायण और महाभारत में यहाँ पे देखिए रामायण काल में प्रशासन 2 भागों में विभाजित था। एक आपका पूर्व था, एक आपका जनपद था। तो 2 यहाँ पर भाग थे आपके जो प्रशासन निचले स्तर पर था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जैसे इस समय आपका 3 स्तरीय है। सबसे नीचे आपका क्या होता है, ग्राम होती है। यहाँ पर ग्राम सभा वर्क करती है, यानी कि उसके ऊपर आपकी पंचायत समिति होती है, उसके ऊपर आपका क्या जिला परिषद होता है। उसी तरह यहाँ पर 2 ही यहाँ पर आपका था, एक पूर्व था और एक जनपद था। तो यहाँ पे देखिए राज्य में एक जाति पंचायत के अस्तित्व को भी संकेत मिले हैं रामायण काल के अनुसार, या रामायण ग्रंथ के अनुसार। यानी एक जाति पंचायत अलग से होती थी जिसमें जाति पंचायत द्वारा चुना गया व्यक्ति या निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद में सदस्य होता था। यानी कि जो जाति पंचायत द्वारा कोई व्यक्ति यदि चुना जाता था वो मंत्रिपरिषद का भी सदस्य होता था, तो जाति पंचायत का वो हेड होता था। तो ये ध्यान रखिएगा। महाभारत में के शांति पर्व में सब में भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ये तो रामायण का आपका हो गया, ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा, पूर्व और जनपद। और महाभारत के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर भी आपका साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर देखिए महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100, 1000 ग्राम समूह की इकाइयां विद्यमान थी। यानी एक तो आपका गाँव हो गया, एक गांव हो गया, जैसे एक गांव हो गया, उसके बाद फिर आता है आपका कई गांव हो गया, जैसे अलग अलग आपके गांव होते हैं। ये गांव इधर हो गया, एक गांव इधर हो गया, एक गांव मान लीजिए यहाँ पर हो गया। तो इस तरह मिला के टोटल 10 गांव यहाँ पर दिया गया है। तो ये 10 हो गया, उसके बाद फिर 20 गांव को मिला दिया गया, फिर 100 गांव को, फिर 1000 गांव को। तो यहाँ पर दिया गया है कि गाँव का जो मुख्य अधिकार होता था, यानी एक गाँव जो होता था उसका
उसका उसका पूरा देखभाल, यानी कि जो केवल एक ग्राम होता था, एक गांव होता था जिसमें कई घर आपके होते थे, उसका जो हेड होता था वो ग्रामिक कहलाता था। अब यहाँ पर कई गांव आपके मिला लीजिए, यानी कि यहाँ पर 10 गांव मिला लीजिए। 10 गांव आप जब मिलाएंगे यहाँ पर 10 गांव मिला लीजिए, तो इनका जो हेड होता था वो दशक कहलाता था। ध्यान रखिएगा, 10 गांव को देखता था वो, और छोटे छोटे गांव को, यानी एक गांव को कौन देखता था? ग्रामिक। उसके ऊपर 20 गांव, यानी 20 गांव मिला लीजिए तो उसको कौन देखता था? 20 अधिपति। 100 ग्राम को मिला लीजिए, वहां पर कौन देखता था? 7 ग्राम अध्यक्ष। 1000 ग्रामों को मिलाकर कौन देखता था? ग्रामपति। तो उनका जो प्रमुख होता था उनको ग्रामपति जो कहा जाता था। तो इनको ध्यान रखिएगा, इसको ये लोग अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे, तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दक्षिण भारत या संगम काल में पंचायती राज, तो इसको देख लेते हैं। अब क्योंकि हम लोग प्राचीन में पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन में साउथ की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका क्या है, संगम काल जब हुआ था तो वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की थी उसको देखते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग प्राचीन और मध्यकाल में पंचायती राज देख रहे हैं, तो प्राचीन काल में हम कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटेगा नहीं आपका पंचायती राज से रिलेटेड, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी डीपली आ सकता है। आप सभी लोग जानते हैं यूपी SSSC इस समय यहाँ पर आपको ईजी क्वेश्चन नहीं दे रही कि आप कहीं से भी पढ़ लीजिए और आप आसानी से कर लेंगे। आप पिछले जो भी आपके एग्जाम हुए उनको उठाकर देखिए, चाहे वो जूनियर स्टूडेंट का हो चाहे वीडियो का एग्जाम हो, उसमें देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं जीएस से रिलेटेड, आपको स्तर पता चल जाएगा। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब दक्षिण भारत में या संगम काल में पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम व्यवस्थित स्वायत्त शासी ग्रामीण व्यवस्था का प्रारंभ चोल राजवंश द्वारा ही हुआ है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में यदि स्टेटमेंट टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1, 2 या 3 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, पूछ देता है कौन सा कथन सही है, 1 या 2 सही है, 1 या 3 सही है, तो इस तरह के स्टेटमेंट आपके दिए जाएंगे तो आपको आसानी से यहाँ पर इसको पढ़े होंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि भारत में सबसे प्रथम जो स्वायत्त शासी, यानी बिल्कुल जो ग्रामीण सरकार थी, यानी कि ग्राम स्तर पे जो आपकी स्वशासन थी उसको बिल्कुल स्वायत्त शासी बना दिया गया, यानी ऊपर के राजा से कुछ लेना देना नहीं था। तो वो प्रारंभ कब होता है? आपका चोल राजवंश से होता है यहाँ पर। चोल राजवंश में मुख्यतः 3 प्रकार के गांव होते थे। एक आपका सामान्य गांव होता था, एक ब्रह्मोदय गांव होता था। अब देखिए, क्योंकि गांव के भी प्रकार पहले होते थे प्राचीन काल में, हालांकि इस समय नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में गांव के भी प्रकार होते थे। मुख्य रूप से आप जब दक्षिण भारत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर गाँव के कई प्रकार मिलते हैं। तो एक सामान्य गाँव हो गया, उत्तर भारत में भी गाँव का प्रकार मिलता है, वो इस कारण से होता था। अभी यहाँ पर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक सामान्य गाँव आपका होता था जो अभी है इस समय, वो सामान्य गाँव कहलाता था, उस समय भी था। एक ब्रह्मोदय गाँव होता था, तो ये गाँव क्या होता था? ब्राह्मणों को अनुदान में दिया गया गाँव। राजा क्या होता था? ब्राह्मणों से खुश होकर, या जो वहां पे सामंत होते हैं थे, जो गांव को देखते थे, बड़े बड़े गांव यानी कई गांवों को मिलाकर देखते थे, वो क्या होते थे? ब्राह्मण लोग। राजा क्या होता था कि क्या होता था यहाँ पर, ब्राह्मणों को गांव दान में दे देता था। उनके जैसे कोई कार्य राजा का होता था वो ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, तो गांव उनको दक्षिणा के रूप में पूरा गांव दान दे दिया था। वो गांव आपका ब्रह्मोदय गांव कहलाता था। उसके बाद देवदान होता था, मंदिरों में अनुदान के लिए दिए गए गाँव, यानी मंदिरों को, कभी कभी कोई मंदिर भी होता था उसको, उसके जो भी वहाँ मंदिरों का जो हेड होता था उसको भी गाँव क्या दक्षिणा के रूप में दे दिया जाता था। तो इस तरह के आपके 3 गाँव होते थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता था, संगम काल में कितने प्रकार के गांव होते हैं, इसमें से कौन सा प्रकार गांव का नहीं रहा था संगम काल में। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3 गांव आप ध्यान रखिएगा, सामान्य गांव, ब्रह्मोदय गांव और देवदान गांव। ग्रामीण स्तर पर प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, यानी कि ग्रामीण स्तर पर, ये तो अब भी हो रहा है यहाँ पर। और ये ग्राम सभाएं 3 प्रकार की होती थी। अब ग्राम सभा भी यहाँ पर 3 प्रकार की होती थी आपकी, कौन कौन सी? उर होती थी, सभा होती थी और महासभा होती थी। देखिए, ग्राम सभा क्या होती है? जो आपकी गांव की जो सभा लगती है, यानी गांव पे जो प्रशासन के तौर पर जो सभा होती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। अब उनमें से एक सभा आपकी होती थी जिसको उर कहा जाता था, उनमें से एक सभा होती थी जिसको सभा ही कहा जाता था, और उनमें से एक सभा होती थी जो महासभा होती थी। तो ये 3 प्रकार की आपकी सभा होती थी गाँव के लिए। कब? आपका यहाँ पर संगम काल में, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सभा और महासभा में, यानी कि यहाँ पर जो सभा और महासभा है इसमें 30 सदस्य होते थे, जिनका निर्वाचन करने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या थी? गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि इसमें जो भी सदस्य आपके होंगे 30 सदस्य ये जो होते थे, इनमें सभा और महासभा में ये कौन होते थे? इनका जो क्या गया यहाँ पर, पहले यहाँ पर आपकी योग्यता दे दी गई है। एक क्या, पहले आपका गाँव का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसी गाँव का होना चाहिए, उसकी एज 35 से 27 वर्ष होना चाहिए, और कम से कम उसका 1.5 एकड़ भूमि उसके पास होना चाहिए, और स्वयं का भवन हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। क्योंकि हम लोग प्राचीन काल में देख रहे हैं ये चीज़ें, तो उस समय का यही निर्धारण किया गया था आपका क्या योग्यताएं उसकी। हालांकि अब हम लोग जो संविधान में योग्यताएं देखेंगे वो अलग प्रकार की होंगी, तो वो हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन से में संविधान यानी पंचायती राज वहाँ पर पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ग्राम सभाओं की जानकारी
परांतक द्वितीय के उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ग्राम सभाओं की जानकारी यानी पूछ दे कभी भी क्वेश्चन कि संगम काल में ग्राम सभा की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो उत्तर मेरु यानी ये किसका है, परांतक द्वितीय एक राजा था, उसका अभिलेख है ये, उत्तर मेरु अभिलेख, वहाँ से आपको प्राप्त होती है। तो ये एक एक पॉइंट आपकी जो डीप है ये हर कोई नहीं पढ़ाएगा, और ये काफ़ी डीप से क्वेश्चन यदि आपके आते हैं विस्तृत रूप से, यानी कि थोड़ा डीप लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आपके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। और प्राचीन से हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी आएगा यदि वो डीप लेवल का आ जाता है तो उसको आप आसानी से कर लें। इसी लेवल पर आपका ये पूरा चैप्टर कवर किया गया है, पूरा वीडियो कवर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऐसी योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम अलग अलग। अब देखिए तीसरी आपको चुनाव करना है, तो चुनाव कैसे होगा उनका, तो क्योंकि अब 50 लोग उसके लिए योग्यता रखते हैं, तो उन 50 को में से 30 ही आपको लेना है। तो क्या होगा, ऐसी योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों को के नाम जो होता था अलग अलग तार पत्रों में लिखकर उन्हें किसी बड़े पात्र में डाल दिया जाता था। तत्पश्चात उसे अच्छी तरह मिलाकर एक अबोध बालक द्वारा 30 सदस्यों को चुना जाता था, यानी पर्चा 30 उसमें से निकालेगा वो, और इस प्रकार जिनके भी नाम आ गए वो तीनों क्या हो गए, सदस्य बन गए। इस प्रकार निर्वाचित किए गए 30 विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करते थे। ध्यान रखिएगा इसको। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। ग्राम जो थी शासन की सबसे छोटी इकाई थी। संगम काल में कई ग्राम मिलकर कुर्रम कहे जाते थे। संपूर्ण जिला नाडु कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आपका आ जाए कि गांव के समूह यानी कई गांव जब मिला दिए जाते थे, चाहे वो आपका कितने भी है, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इनको कुर्रम कहा जाता था गाँव के समूह को। और संपूर्ण जिला, गांव से ऊपर कौन सा जिला था, जिला कई गांवों को देखता था, उनको नाडु कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। ग्राम सभाओं का आयोजन यथा समय किया जाता था। प्रत्येक ग्राम की अपनी सभा होती थी जिस पर केंद्र का नियंत्रण नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, केंद्र मतलब राजा का नियंत्रण नहीं होता था, क्योंकि राजा क्या था, पूरा साम्राज्य देखता था। राज्य के अंदर ही आपकी क्या होती थी, गांव होती थी, ग्राम होती थी सबसे छोटी इकाई। तो सबसे ऊपर कौन था, आपका राजा था जो केंद्र में बैठा हुआ था। जैसे इस प्रकार आपकी राज्य सरकार है, जैसे एक राज्य सरकार आपकी होती है, जिला होता है उसके नीचे आपका फिर आता है ब्लॉक आता है, फिर आपका गांव आता है। तो इस तरह होता था, उसी तरह उस समय भी होता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम सभाओं का आयोजन समय पर होता था और केंद्र पर नियंत्रण नहीं होता। इस काल में गांव स्वतंत्र स्वशासन की स्थापना हुई थी, यानी कि ग्रामीण स्वशासन की स्थापना आपकी कब हो गई थी, संगम काल में। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग मौर्य तथा मरणोत्तर काल में भी वृद्धों की एक परिषद। यहाँ पे देखिए मौर्य काल, यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद बौद्ध काल में पंचायती राज। अब यहाँ पे देखिए बौद्ध काल में पंचायती राज हम लोग देखते हैं। तो इस काल में भी पंचायतों के बारे में जातक कथाओं के अध्ययन से पता चलता है। क्वेश्चन आ जाए कि बौद्ध काल में हम लोगों को पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र कहाँ से मिलता है या कहाँ उल्लेख मिलता है, तो जातक कथाओं में। गांव के शासक को ग्राम भोजक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गांव का जो शासक होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम सभा संगठन मनोरंजन का महत्वपूर्ण अंग थी। इस सभा में गांव के वृद्ध लोग बैठते थे जो परिवार में सबसे बूढ़े या बड़े होते थे। यानी कि सभा जो होती थी गांव की, उसमें बूढ़े लोग बैठते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी बैठ जाए, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर क्या था, एक्सपीरियंस था। इस काल में ग्राम सभा के मुख्य कार्य न्याय करना, गांव की आंतरिक सुरक्षा, सरकारी मकान, घाट, मंदिर, कुएं, तालाब, कर वसूली व शिक्षा आदि थे। तो ये सब काम आपकी ग्राम सभा करती थी। यानी इसके जो सदस्य होते थे अलग अलग काम अलग अलग दिए जाते हैं सभी को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मौर्य काल में पंचायती राज। अब मौर्य काल में देख लेते हैं। इस काल में ग्रामीण व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था में थी। इस काल में ग्राम संघ अथवा ग्राम संस्था होती थी। ये ग्राम संघ अपराधियों को दंड देती थी और जुर्माना भी वसूल करती थी। जैसे यहाँ पर ग्राम सभा आपकी, उसी तरह ग्राम संघ यहाँ पर होता था। कौटिल्य चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का स्थानीय व शासन, ग्राम पंचायतों की स्थानीय शासन व न्याय व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि स्थानीय विवादों का निर्णय ग्राम के वृद्धों व सामंतों द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आपका गांव में जो व्यक्ति होते हैं, पूछा जाए कि कौन होते थे, बालक होते थे, जवान होते थे या बूढ़े होते थे, तो यहाँ पर आपका आएगा जो वृद्ध व्यक्ति होते थे वो अधिकतर गाँव, जो ग्राम सभा या गाँव यहाँ पर संघ होती थी उसके सदस्य होते थे। उन्होंने गांव के एक मुखिया को ग्राम वृद्ध, 5 गांव के मुखिया को पंचग्रामी कहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किन्होंने कहा है, कौटिल्य ने। तो यहाँ से क्वेश्चन यदि आपका आता है तो ध्यान रखिएगा, गांव के मुखिया को उन्होंने क्या कहा है, ग्राम वृद्ध बता दिया है, और 5 गांव का जो एक मुखिया होता था उसको पंचग्रामी कहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इससे पता चलता है कि अर्थशास्त्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अथवा पंचायती व्यवस्था को सुसंगठित ढंग से उल्लेखित किया गया था। इसके बाद मौर्य तथा मरणोत्तरों के काल में वृद्धों की एक परिषद होती थी। यहाँ पर देखिए मौर्य मरणोत्तर काल में भी वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम के कार्यों
में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता था। यानी एक वृद्धों की परिषद अलग से भी होती थी जिसमें केवल वृद्धजन होते थे। गांव का जो मुखिया था, अब मुखिया यहाँ पर कोई भी हो सकता था, जरूरी नहीं कि वो वृद्ध व्यक्ति ही हो, यहाँ पर निर्धारित होता था उसकी योग्यता, तो जवान भी व्यक्ति हो सकता था, कोई भी हो सकता था। तो उनकी सहायता के लिए एक वृद्धजनों की, वृद्ध क्या एक्सपीरियंस जो ज़्यादा एज के लोग हो जाते थे उनकी सहायता के लिए होती थी। तो कौन, यहाँ पर मौर्योत्तर काल में, ध्यान रखिएगा मौर्य और मौर्योत्तर काल में, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी कौटिल्य के हिसाब से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक गांव का मुखिया ग्राम वृद्ध होता था और 5 गांव का मुखिया पंचग्रामी होता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपके कैसे भी आ सकते हैं, घुमा के भी आ सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है काउंसिल ऑफ एल्डर्स का उल्लेख किस काल में मिलता है। तो आपका पहला ऑप्शन आ गया वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पर मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर आ गया मुगल काल और चौथा ऑप्शन आ गया ब्रिटिश काल। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मौर्य काल इसका सही आंसर हो जाएगा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। तो क्वेश्चन देने का तरीका इस तरह होते हैं, तो आपके सभी चीज़ पढ़ी होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन विद्यमान थी जो परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर संचालित होती थी। इस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका संदिग्ध है। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि वैदिक काल में तो महिलाएं भाग लेती थी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मौर्य काल मौर्योत्तर काल में, वहाँ पर महिलाओं की भूमिका, यानी कि पंचायत में महिलाओं की भूमिका कम होती जाएगी। लेकिन हालांकि अब आधुनिक भारत में ऐसा नहीं है, जो आपका संविधान संशोधन हुआ है उसमें महिलाओं को भी भागीदारी दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो आपका रहता है वहाँ पर महिलाओं, यानी कि मौर्य या मौर्योत्तर काल में महिलाओं की भूमिका संदिग्ध हो जाती है, यानी कि वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो क्योंकि आमतौर पर साक्ष्य यही बताते हैं कि वैदिक काल के बाद धीरे धीरे समाज क्या हो गया, पुरुष प्रधान होता गया, इस कारण से वहाँ पर महिलाओं को भूमिका नहीं देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन आप, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब गुप्त काल में पंचायती राज देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे देखिए, इस काल में ग्राम पंचायत का अत्यधिक महत्व था, जबकि राजतंत्र होते हुए भी शासन का विकेंद्रीकरण कई स्तरों पर किया गया था। यानी कि राजा का शासन तो था ही केंद्र में, लेकिन फिर भी निचले स्तर पर आपका विकेंद्रीकरण किया गया था। यानी गांव को ग्राम स्तर पर वहाँ पर जो भी लोग होते थे वो देखते थे, उनका जो हेड होता था, मुखिया जैसे हो गए, वो देखते थे। यानी राजा का डायरेक्ट यहाँ पर नियंत्रण नहीं था, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्रामीण मामलों के प्रबंधन के लिए पद सोपानीय व्यवस्था बनाई गई थी। अब क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पद सोपानीय व्यवस्था किस काल से संबंधित है या किस काल में देखने को मिलती है, तो गुप्त काल में। अब यहाँ पे देखिए, पद सोपानीय व्यवस्था क्या थी। पद सोपानीय व्यवस्था मतलब अलग अलग गांव में अलग अलग अधिकारी जो होते थे। जैसे 10 गांव के गुट को समूह को संग्रहण कहा जाता था, 20 गांव को मिलाकर खरवाटिक कहा जाता था, इसको खरवाटिक भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह लिख सकते हैं, खरवाटिक हो गया। 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था और 800 गांवों के समूह को महाग्राम कहा जाता था। तो वहाँ पर इकाइयाँ इस तरह आपकी क्या थी, दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, कुमार गुप्त के दामोदरपुर तामपत्र के अनुसार ग्राम सभा के प्रमुख अधिकारी निम्न थे। देखिए, अधिकारी अलग यहाँ पर आपके होते हैं और जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो अलग होता है। जैसे गांव का मुखिया जो होता है वो गांव का हेड होता है, वो अध्यक्ष हो गया, लेकिन अधिकारी जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे महत्तर जो था वो पंचायत का एक सदस्य था, ये अधिकारी हो गया। यानी कि कई महत्तर होते थे पंचायत में सदस्य जो होते थे। अष्टाकुलाधिकारी जो होता था, भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी होता था। कब, गुप्त काल में। ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा काल का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्रामीण जो होता था, गांव का मुखिया होता था, ये भी एक प्रकार से अधिकारी भी था और अध्यक्ष भी था। कुटुंबिन जो था, कुटुंब अथवा परिवार का सदस्य होता था, तो ये कुटुंबिन हो गया, या परिवार का हेड जो होता था उसको भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा गुप्त काल में देखिए, महाग्राम के बाद जनपद होता था, उसके मुखिया, यानी कि ये 800 गांवों का समूह जो होता था, उसके बाद आपका जनपद आ जाता था। यानी जो गांव थे, सबसे निचले स्तर पर 10 गांव था आपका था, ठीक है, उसके ऊपर आपका 200 गांव, और इस तरह मिलाकर जब 800 गांव आता है, ठीक है। अब 800 गांव के ऊपर जब आएगा तो यानी कि कई आपके 800 गांव होंगे, उसमें मिलाकर यानी 800 गांव से ऊपर जब जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर जनपद, एक जिला बन जाएगा। जिले के अंतर्गत कई हजार गांव आएंगे आपके, ध्यान रखिएगा। तो 800 गांव के बाद यानी महाग्राम के ऊपर कौन सा आपका होता था, जनपद होता था। इसके मुखिया को स्थानीय कहा जाता था, यानी इसका जो जिले का जो हेड होता था उसका मुखिया, वो जिले का हेड स्थानीय कहलाता था। इस काल में गाँव की तरह ही नगरों के लिए भी प्रबंध की व्यवस्था थी। अब यहाँ से नगरीय व्यवस्था भी स्टार्ट आपकी हो जाती है गुप्त काल में, इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाँव के, क्योंकि हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो गांव का तो देखना ही देखना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नगरीय व्यवस्था भी आपकी शुरू हो गई थी, नगरों में भी स्थानीय स्वशासन स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो गुप्त काल में नगर का जो मुखिया होता था, यानी जैसे गांव का मुखिया आपका यहाँ पर होता था, उसी तरह नगर का मुखिया नागरिक कहलाता था, ध्यान रखिएगा, जो गोप अथवा स्थानीय की सहायता से नगर प्रबंधन की व्यवस्था को देखता था। यानी ये जो नागरिक होता था, ये गोप एक अधिकारी होता था और स्थानीय एक अधिकारी होता था, इनकी सहायता से ही वो नगर प्रबंधन को देखता था, ध्यान रखिएगा, और प्रशासन चलाता था। यानी ये जो नागरिक था, इन लोगों की सहायता लेता था। जैसे गोप का कुछ काम हो गया, स्थानीय का कुछ काम हो गया, वो अपना देखता था जाके गांव में जो भी इनके कार्य होते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
उक्त प्रमुख की निर्वाचन गांव की जनता द्वारा संपन्न होता था। अब ये भी ध्यान रखिएगा, गांव की जनता इनका निर्वाचन कर रही है, तो यानी कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष यहाँ पर वोटिंग हो रही है। चुनाव ताड़पत्रों पर उम्मीदवार का नाम लिखकर बर्तन में डाला जाता था। इसके बाद बर्तन में से एक बालक इन ताड़पत्रों को निकाला जाता था। इस पद्धति को यहाँ पे देखिए, ये जो पद्धति आपकी उस समय कहलाई जाती थी यहाँ पर कुड बोलाई पद्धति कहा जाता था। गुप्त काल के बाद के कालों में भी सुधारात्मक रवैया अपनाते हुए यहाँ पर धीरे धीरे पंचायती राज सुदृढ़ यहाँ पर व्यवस्था होती चली गई। तो आपने गुप्त काल में देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था। विजयनगर में ग्रामीण प्रशासन से संबंधित अधिकारी के पद वंशानुगत होते थे, यानी कि वंश यानी एक के बाद एक, जो उनका लड़का फिर उनका लड़का, इस तरह आपके जो ग्रामीण प्रशासन में अधिकारी होते थे वो बनते थे, जिन्हें स्वशासन संबंधी अधिकार प्राप्त होते थे। विजयनगर में ग्रामीण प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था आयंकार व्यवस्था थी। अब ये देखिए, कभी भी क्वेश्चन या कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आयंकर व्यवस्था कहाँ पर यहाँ पर प्रचलित थी, तो विजयनगर साम्राज्य में। यह आयंकर व्यवस्था क्या थी, तो ये आपकी आयंकर व्यवस्था जो थी वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो आयकर व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासन 12 अधिकारियों द्वारा संचालित होता था, यानी एक गांव का प्रशासन या एक ग्राम का प्रशासन 12 अधिकारियों द्वारा देखा जाता था, वही आपकी आयकर व्यवस्था थी। अब इनमें से प्रमुख अधिकारी एक होता था निरूपकर, जो सिंचाई विकास का काम कराता था। महानायक चार्य होता था, जो केंद्र का प्रशासनिक अधिकारी था, आदि होते थे। तो ये आपके यहाँ पर अधिकारी थे। मुख्य रूप से आयकर व्यवस्था ध्यान रखिएगा, इसमें आ सकता है कि कितने इसमें अधिकारी थे, 12, 10, यहाँ पर 15 या 20, इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कितने अधिकारी इसमें होते थे। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको हर चीज़ यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं मध्यकाल में पंचायती राज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मध्यकाल में पंचायती राज। तो इसमें इस काल में पहले से ही चली आ रही पंचायती व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया, लेकिन अफगान और कुछ मुगल शासक ने जो बाद में अफगान शासक आए और मुगल शासक जब आए तो उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान दिया और कहा था कि भारतीय ग्रामीण व्यवस्था एवं उसकी प्रथाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। परिणामस्वरूप भारतीय जीवन का आर्थिक और सामाजिक ढांचा पहले की तरह कायम रहा, यानी कि जो पहले से चली आ रही प्राचीन काल में हमने जो व्यवस्था अभी देखी ग्रामों की, वो उसी तरह रही आपके मुगल काल में भी, क्योंकि इन लोगों ने गाँव की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शेर शाह सूरी के कालखंड में भी स्थानीय स्वशासन की इकाई गाँव ही था, जिसका प्रमुख मुखिया या मुकद्दम कहलाता था, यानी मुकद्दम यहाँ कहलाने लगा है। ध्यान रखिएगा, मुगल काल में गाँव का जो मुखिया था वो क्या कहलाने लगा है, मुकद्दम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अकबर के कालखंड में पंचायती राज संस्थाओं को काफ़ी हद तक नैतिक और प्रशासनिक सहयोग प्राप्त था। इस काल में प्रत्येक गांव के प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतें होती थी। पंचायतों को चलाने के लिए नियम सुदृढ़ होते थे। इनका अपना क्षेत्राधिकार था, लेकिन आगे चलकर भूमि संबंधी कार्य पंचायतों से हटा लिए जाने के कारण पंचायत की स्थिति कमजोर होती गई। अर्थात इस काल में पंचायत व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे मुगल काल में पंचायत व्यवस्था कमजोर होने लगी। यानी शुरू में आपका क्या हुआ, धीरे धीरे सुदृढ़ हुआ, यानी मजबूत हुआ। हम लोगों ने देखा वैदिक काल से हम लोग आते गए गुप्त काल तक, तो यहाँ तो मजबूत होती गई। और हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा, संगमवंश पढ़ा, मजबूत व्यवस्था थी उस समय। लेकिन मुगल जैसे ही आते हैं, इनका शुरू में तो सही रहा, लेकिन जब बाद की व्यवस्था होती गई, वो पंचायती राज व्यवस्था कमजोर होती चली गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, संतलन काल में प्रांतों का विभाजन सिख में तथा सिख का विभाजन परगना में किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रांतों का विभाजन सिख में था और सिख का विभाजन आपका परगना में था, तथा सबसे आखिर में गांव आता था। ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, गांव जो था वो सबसे आखिर में आता था। गांव में वंशानुगत अधिकारी होते थे, जिन्हें खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन के अनेक साक्ष्य या संकेत प्राप्त होते हैं, जैसे कि सल्तनत काल के दौरान राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया था, राज्यों को प्रांतों में विभाजन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जिन्हें विलायत के नाम से संबोधित किया जाता था। ग्राम स्तर पर शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी का उल्लेख मिलता था। मुख्य रूप से हम लोग को देखिए ग्राम का ही देखना है, तो गांव की जहाँ जहाँ बात आती है आप वहाँ पे फोकस रहिए। जैसे यहाँ पर गांव की बात आती है, तो मुगल काल में गांव के 3 अधिकारी कौन होते थे। एक मुकद्दम आपका होता था, जो गांव का अधिकारी प्रशासन देखता था। पटवारी होता था, जो राजस्व संग्रह करता था। पटवारी आज भी आपका चला आ रहा है, जो राजस्व संग्रह ही करता है। चौधरी होता था, वो भी गाँव का एक अधिकारी होता था, जो पंचों की सहायता के लिए कार्य करता था और विवादों का समाधान करता था। तो ये आपका चौधरी होता था। तो यहाँ पर मुगल काल में ये आपके गाँव के प्रमुख अधिकारी होते थे, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मुगल शासकों का क्षेत्र विस्तृत और विशाल होने के कारण इन्हें राजस्व एकत्रित करने और ग्रामों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जागीरदार प्रणाली के माध्यम से स्थानीय शासन को नियंत्रित किया गया। अब जागीरदार प्रणाली किस काल की व्यवस्था है, मुगल काल की। इस काल में जागीरदार प्रणाली ने ग्रामीणों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी। गाँव का प्रमुख अधिकारी मुकद्दम या पटवारी होता था। मुकद्दम यानी कि मुकद्दम आपका मुखिया हो गया, पटवारी कौन हो गया, गाँव का ही, मतलब ये भी आपका एक अधिकारी ही है। ये हेड आपका, ये मुखिया कहलाता था, और एक अधिकारी आपका पटवारी अलग से होता था, जो यहाँ पर क्या होता था, राजस्व संग्रह करता था। मुकद्दम गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, जो वेतन नहीं लेता था। मुकद्दम का प्रमुख कार्य गांव में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना होता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
और भू राजस्व वगैरह भी ये वसूली का कार्य करता था। न्याय करना होता इसका काम था, जो न्याय भी करता था। पटवारी क्या था, भू राजस्व से संबंधित लेखा जोखा रखता था। गांव में पर्याप्त शक्तियां हुआ करती थी क्योंकि उनके क्षेत्र स्वशासन होता था। राज्य के राजस्व में गांव से हो रहा कृषि उत्पादन एक प्रमुख स्रोत था, यानी कि जो भी आपका कर होता था वो गाँव से लगते लगते ऊपर राज्य तक जाता था, तो राज्य से होते हुए आपका केंद्र तक जाता था, यानी कि राजा तक। तो ये ध्यान रखिएगा। मध्यकाल में भारत में मुगल शासन स्थापित था, तब जातिवाद सामंतवादी व्यवस्था के कारण ग्रामीण स्वशासन को विशेष आघात लगा। इनके कारण ग्रामीण स्वशासन प्रणाली धीरे धीरे नष्ट होने की ओर अग्रसर होते हुए नष्ट हो गई। मुगल शासन के दौरान सामंतवादी ताकतों के बढ़ने से स्थानीय स्वशासन प्रणाली कमजोर हो गई, यानी कि वहाँ पर अब सामंत आ गए। सामंत क्या होते थे, राजा के लिए वर्क करते थे, यानी राजा छोटे छोटे उनको क्या दे देता था, एक प्रकार से क्षेत्र दे देता था देखने को लिए। तो सामंत जो होते थे वो फिर नीचे के जो व्यक्ति जैसे मुखिया वगैरह हो गए उनकी नहीं सुनते थे, ठीक है, वो अपना अपना चलाते थे। तो इस कारण से क्या थी, तो नीचे का जो शासन आपका था जिसको स्वशासन कहा जाता था, या गाँव का जो पंचायती राज था, ये व्यवस्था नष्ट होने लगी थी। ध्यान रखिएगा इसको, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किस काल में आपका पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन कमजोर होने लगी थी या नष्ट होने लगी थी या लगभग नष्ट हो गई थी, तो आपका मुगल काल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायतों के विषय में कुछ कथन देख लेते हैं। कभी कभी आपके कथन आ जाते हैं और किसने कहा, ये इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे दो ही आपके कथन केवल है इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सरयू प्रसाद चौबे ने कहा है, आर्यों के भारत आने से पूर्व ग्राम राज्य तथा ग्राम पंचायत का पूर्ण विकास हो गया था। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती थी जिनमें मुखिया तथा अन्य प्रतिनिधि सदस्य होते थे। आर्यों के आगमन के पश्चात भारतवर्ष में जाति व्यवस्था का पूर्ण विकास हुआ और ग्राम को शासन की प्राथमिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। यानी शासन की प्राथमिक इकाई गांव कब बनी थी आपकी, जब आर्यों के आगमन के बाद, भारतवाद में जब जाति व्यवस्था का शुरुआत हुआ, जिससे सामाजिक व्यवस्था का आगमन हुआ। डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है, ये ग्राम पंचायतें ग्राम की रक्षा का प्रबंध करती थी और राज्य का कर एकत्र करती थी तथा नए कर लगाती थी। तो ये आपका अल्टेकर का कथन है। तो दोस्तों ये पूरी आपकी जो प्राचीन काल में, जिसमें हम लोगों ने वैदिक काल से लेकर आपका मुगल काल तक देखा, यानी कि प्राचीन काल और मध्यकाल में जो भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी पूरी डिटेल हमने विस्तृत रूप से यहाँ पर पढ़ी। और इसका दोस्तों PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों यदि आप पूरे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स है, पंचायती राज के आपके चैप्टर हैं, इसके अलावा आपका UP GK है और इसके अलावा आपका कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है। टोटल आपका कोर्स 349 का है। 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं या टेलीग्राम पर डिटेल दी गई है, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ROE की तैयारी कर रहे हैं, APS की तैयारी कर रहे हैं, APS की क्लासेस शुरू हो गई हैं, ROE की भी स्टार्ट हो गई हैं। आने वाले समय में लेखपाल BPO जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आती है। जूनियर असिस्टेंट का आपका जो नया फॉर्म इसमें आपका आया था, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ROE और ग्रुप C की वैकेंसी के लिए भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। सभी की कोर्सेज और टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा।